तो आज आ गए हैं हम लोग मैथ के अंदर कंटिन्यूटी के ऊपर अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अलग अलग फंक्शन के ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे। सर कितने फंक्शन बता दिए कि अलग अलग 2 ही फंक्शन बताए थे। ठीक है, कौन कौन सा था? एक था हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन और दूसरा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब यहीं पे हम लोगों ने निकाला था एल्जेब्रा के अंदर से पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल वाला फंक्शन देखा था। कई लोग यहाँ पे फंस जाते हैं हिंदी मीडियम वाले कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बहुत समय पहले आप लोगों ने पढ़ा था एक चैप्टर बहुपद, वही है। ठीक है ना। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमितीय फलन की भी बात हम लोगों ने की थी। तो त्रिकोणमितीय फलनों की बात की थी और वहाँ पे देखा था कि 6 लोग होते हैं भैया। साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉस होता है, नहीं सर कॉट होता है, सेक होता है और फिर कॉसेक होता है। ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोगों ने बात किया था कि जो साइन एक्स और कॉस एक्स है उसी तरीके से जो सेक एक्स और कॉस एक्स है। ठीक है, इनके ग्राफ लगभग कैसे एक होते हैं। पहली बात तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ऐसे फलन है जिनका ग्राफ क्या होगा, कंटिन्यूटी शो करता है, दैट मीन्स कंटिन्यूअस होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये क्या होते हैं, ये चारों के चारों क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर कि ये जो साइन एक्स और कॉस एक्स है इनका जो एक सर्कल कंप्लीट होता है वो कितने में होता है, 2 पाई, है ना। जबकि इन सभी चारों लोगों में से इन 2 लोगों का ही केवल पाई में कन्वर्ट होता है, पाई में ही कंप्लीट होता है। हम लोगों ने कल गलती से एक मिस्टेक की थी और वो गलती से मिस्टेक क्या हो गई थी कि हमने इसको भी इसी के साथ जोड़ लिया था क्योंकि डिसकंटिन्यूअस था, लाइन खींची गई थी चारों के लिए डिसकंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे एक पीरियड जो कंप्लीट होगा वो किस में होगा, 2 पाई में होगा। ठीक है ना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, छोटी मिस्टेक है अगर आप रिकॉग्नाइज करो तो। अब मैं समझा रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। तो इसका छोड़ दो, इसका तो सीधा सीधा अर्थ है कि पाई के अंदर ही चेंज हो जाता है क्योंकि जो ही आगे बढ़ता है। ठीक है ना। कहाँ से, एक पाई से मतलब 0 से लेके पाई के बीच में, तो 2 बार, एक बार अनडिफाइंड होगा नीचे की और एक बार अनडिफाइंड होगा ऊपर की ओर। तो ये इसका एक ही पाई में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इन दोनों के अंदर 2 पाई का क्यों है? तो सीधा मतलब है कि एक सर्कल का मतलब एक बार यहाँ पे होता क्या है कि इसका जो ग्राफ बनता है तो एक बार ऊपर की ओर जा रहा होता है फिर नीचे की ओर जा रहा होता है। तो ये ऊपर से नीचे की ओर पूरा का पूरा मतलब जहाँ से स्टार्ट किया फिर वहीं तक पहुँचने के लिए एक बार ऊपर जाए फिर एक बार नीचे, तो वो पूरा कंप्लीट करने के लिए वो एक साइकिल है और वो एक साइकिल के लिए उसको कितना एंगल कवर करना पड़ता है, 2 पाई। आई बात समझ में? मतलब ऐसे समझोगे तो एक बार ऊपर गया फिर एक बार नीचे गया और ये तब जाके इसका एक साइकिल कंप्लीट माना जाता है। और ये पूरा का पूरा एक साइकिल के लिए इसको कितना एंगल क्रिएट करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है, 2 पाई। अब इसी का उल्टा होता है कॉसेक एक्स। अगर मैं साइन की बात कर रहा हूं तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो इसमें भी क्या होगा, एक बार क्या होगा, अगर ये ऊपर गया तो एक बार नीचे और एक बार नीचे गया तो एक बार ऊपर। तो एक बार नीचे और एक बार ऊपर को अगर मैं कवर करूंगा तो कितने में होगा, 2 पाई में ही तो होगा। और हम लोगों ने बात भी यहाँ पे यही समझी थी कि भैया साइन एक्स और कॉस एक्स का उल्टा कर दो तो ग्राफ क्या बन जाएगा, कॉसेक एक्स और सेक एक्स का। बस सेक एक्स और कॉसेक एक्स की कहानी यहीं पे चेंज हो जाती है कि भैया साइन एक्स और कॉस एक्स तो हर जगह पे कंटिन्यूअस नजर आएंगे, लेकिन जो सेक एक्स है वो हमारा कहाँ पे, वो हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, यानी वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। वैसे जो हमारा कॉसेक एक्स है वो कहाँ पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कहाँ पे, पाई के मल्टीपल पर। ठीक है ना, यानी पाई के मल्टीपल पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। तो याद रखना पड़ेगा। एक मिस्टेक भी यहाँ से हो रही है, वो मिस्टेक क्या हो रही है यहाँ पे, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये गलत है। π/2 के मल्टीपल पे हो रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे नहीं हो रहा है, एक्चुअल में π/2 के मल्टीपल पे हो रहा है। ठीक है ना, यानी π/2 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो वही क्या होगा, जहाँ जहाँ π/2 के पहाड़े में कोई एंगल आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग आज क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है f(x) = यहाँ पे लिखा है कि 1 इफ, मतलब सिंपल यहाँ पे लिखा है 1 इफ x = नॉट 0 और 2 इफ x = 0। बड़ा धांसू क्वेश्चन है। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का,
तो ये मतलब हम लोगों को अब डर नहीं लगता है इससे। ये क्या है? पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन तो हम लोगों ने बहुत अपने आप में देख लिया है, ठीक है। मैं पीस वाइज फंक्शन से क्यों बात कर रहा हूँ? बात तो मैं अभी किया हूँ अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, लेकिन स्टार्टिंग किससे कर रहा हूँ क्वेश्चन की? पीस वाइज फंक्शन से। तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये आए तो इससे भी आप डरिए मत, ठीक है ना। इसमें डायरेक्ट मैं समझा दूँ एक क्वेश्चन के थ्रू ही पीस वाइज फंक्शन को, क्योंकि आना ही है तो इसको भी देख ही लेते हैं। तो एक्चुअल में अभी हम फंक्शन की ही बात कर रहे हैं, समझना ये मतलब कहने का अर्थ ये है। अभी हम एक्सरसाइज में एंट्री मारेंगे तो वहाँ से बारी बारी करते जाएंगे, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन, अब उसमें आते जाएंगे क्वेश्चन, आप करते जाइएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला बात तो यहाँ पे लिखा है कि 1 होगा अगर x 0 नहीं होगा तो। अब x 0 नहीं होगा तो इसके कितने अर्थ निकलते हैं? 2। कभी भी बोला कि ये इसके बराबर नहीं है तो ये होगा, कह रहा ना कि x 0 नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ से 2 क्या निकले अर्थ? एक पहला अर्थ निकला कि भैया अगर x 0 से बड़ा होगा तो भी 1 होगा, और x अगर 0 से छोटा होगा तो भी 1 होगा। अर्थ यहाँ से कितने निकले? 2, है ना। इसका मतलब x 0 से बड़ा है तो 1 है, x 0 से छोटा है तो 1 है। इतनी बात समझनी है, बिल्कुल। अच्छा, और कह रहा है कि जब x 0 है तब क्या हो जा रही है? वैल्यू 2 हो जा रही है। अगर x 0 है तो वैल्यू क्या हो जा रही है? 2 हो जा रही है, ठीक। तो अब हम इसको अगर एक ग्राफ के ऊपर डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? ये y एक्सिस है, ये भी y एक्सिस होगा, ये x है और ये x डैश है, मतलब ये y होता है तो ये y डैश हो जाता है। अब इसको हम समझें, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। ये आपका क्या है? ओरिजिन है, यानी सिंपल पॉइंट है। अब ये कह रहा है कि अगर x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़े होने का अर्थ क्या है? इधर x 0 से बड़ा है, और अगर x 0 से क्या है? छोटा है। तो अगर x 0 से छोटा है तो ये पॉइंट होगा, और अगर x 0 से बड़ा है या x 0 से छोटा है तो जो फंक्शन हो रहा है वो किस पे लाई कर रहा है भाई? 1 पे लाई नहीं कर रहा है, 1 पे लाई कर रहा है। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 1 है, काहे नहीं लाई कर रहा है? एकदम गलत आप सोच रहे हैं। x अगर 0 से बड़ा है तो x 0 से छोटा है तो ऑलवेज वैल्यू क्या हो रही है? 1। मान लो अगर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? 1 लिख रहा हूँ तो भी वैल्यू कितनी आ रही है? 1। यही तो होगा। अगर x की वैल्यू 0 है, अच्छा समझ लो ध्यान से, x की वैल्यू 0 है तब 1 पे लाई नहीं कर रहा है, ये समझना जरूरी है। x 0 है तब तो 2 पे जा रहा है, लेकिन x जब 0 से बड़ा है तब की बात कर रहा है, और छोटा है तो x से बड़ा मतलब 1 हो गया। तो 1 पे भी कितना है? 1 है ना। 2 पे अगर मैं x की वैल्यू 2 रखा तो भी कितना है? 1 है। मैं यहाँ पे पॉइंट डिनोट कर देता हूँ, ये 1 है, ये क्या है? 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब समझना, अब x की वैल्यू अगर 3 है तो भी कितनी वैल्यू आ रही है? 1। अब वैल्यू फंक्शन की वैल्यू हम y पर रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो यहाँ पे 4 है तो भी कितना आ रहा है? 1। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है? यहाँ से अब मैं सभी पॉइंट्स को मिलाऊँ तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। लेकिन x इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे गोला लगाते हैं। मैंने आपको समझाया था, जब हम उस चीज़ पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम उस वैल्यू को नहीं ले पाते हैं तो उस जगह पे हम क्या करते हैं? हॉलो सर्कल बनाते हैं, ठीक है। और उस तरीके से अगर उसको हम लेंगे तो क्या करेंगे? डार्क सर्कल वहाँ पे यूज करेंगे। वैसे ही अगर मेरा x 1 से 0 से छोटा है तब, तो 0 पे तो मुझे नहीं पता है, लेकिन 0 से छोटा दैट मीन्स -1 है तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर मेरा -2 है तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर मेरा -3 है तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और मैं इन सभी पॉइंट्स को मिला दूं तो क्या ऐसे ही होगा? लेकिन इस पॉइंट पे फिर से क्या हो जाएगा? ये यहाँ आते आते हॉलो सर्कल, क्योंकि 1 को मैं कहाँ पे नहीं ले पा रहा हूँ? 0 पे नहीं बता सकता, इसलिए 0 पे मेरा क्या है? हॉलो सर्कल है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 2 है, अगर x इज इक्वल टू 0 है, यानी x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू आ रही है? 2। तो ये रहा 2, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया? आप इसको लिख सकते हैं 0,2, बिल्कुल। तो यानी ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब मैं इस पूरे फंक्शन की क्या चेक करूं? कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी यदि मैं चेक करूंगा तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि सर मैं अगर 1 से, ध्यान देंगे, मतलब सॉरी यहाँ पे 0 से कम कर रहा हूँ, यानी 0 से पीछे जा रहा हूँ, तो मेरा ग्राफ जो है क्या है? कंटिन्यूअस है हर जगह पे, कहीं पे ब्रेक हो रहा है? नहीं। जब मैं इधर जा रहा हूँ, 0 से बड़ा कर रहा हूँ, तो भी मेरा ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूरे को सेमराइज करूँ तब देखो, मैं अगर 0 के नज़दीक जाते जाते जाऊंगा, लेकिन जो ही 0 पे पहुंचूंगा तुरंत मुझे क्या होना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मेरा ग्राफ इंक्लूडेड नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे ब्रेक है। और फिर मुझे यहाँ से अपने मार्कर को उठा के फिर यहाँ से चलना पड़ेगा, तो फिर इधर कंटिन्यूअस है। इसका मतलब 0 के
किधर राइट साइड में कंटिन्यूअस है, 0 के लेफ्ट साइड में ग्राफ कंटिन्यूअस है, बट 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। आई बात समझ में? हाँ या ना? बिल्कुल। तो अगर मैं पूरा कंटिन्यूटी निकालूं तो क्या ये कंटिन्यूअस है? नहीं है। यानी एट x बराबर 0 पे ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है कंटिन्यूअस नहीं है, वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है किसी फंक्शन के लिए। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे। समझ में आया? और पीसवाइज फंक्शन देखा जाए और समझा जाए। ग्राफ आपको इजी वे देता है समझने का, ठीक है ना? तो अगर ग्राफिकल तरीके से समझोगे तो बड़ा आसान रहेगा समझने के लिए। चलिए एक सेकेंड क्वेश्चन और है, इसको भी हम लोग समझते हैं और इस क्वेश्चन का भी ग्राफ बनाते हैं। तो बस एकदम सिंपली समझते हैं और समझने से अपना काम बन जाएगा। ग्राफ बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, ये बोल दिया कि अगर x 0 है या 0 से छोटा है, x 0 है या 0 से छोटा है तो पूरे फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या मिल रही है, 1। लेकिन यदि x हमारा 0 से क्या है, बड़ा है, तो वैल्यू क्या मिलेगी, 2। तो बस पकड़ लो, ये 0 हो गया, इधर क्या हो गया, -1 -2 -3, इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4। फिर ऐसे ही ऊपर कर लो, इधर 1 इधर 2 और इधर 3। हो गया? क्या कह रहा है, अगर 0 है तो भी वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर 1 है मतलब 1 से छोटा है, मतलब -1 है तो भी 1 है। अगर -2 है तो भी 1 है। अगर -3 है तो भी 1 है। बात यही तो कह रहा है वो कि 0 है या 0 से छोटा है तो वैल्यू क्या आएगी, 1। सभी पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूँ तो सभी पॉइंट्स को मिला दिया, तो सभी पॉइंट्स को मिला दिया तो ये क्या बन गया, आपका ग्राफ बन गया, यानी यही बनेगा। और इसमें 0 पे देखिए ये पॉइंट क्या है, इंक्लूडेड है, तो इसलिए वहाँ पे डार्क सर्कल। अगले केस में क्या बोल रहा है कि यदि x 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होने का मतलब ये 0 है, तो 0 से बड़ा मतलब इधर ही होगा ना। तो 0 से बड़ा मतलब 0 से हल्का सा भी मैं बड़ा ले रहा हूँ तो क्या मुझे मिल रहा है, 2। लेकिन x बराबर 0 पे इसने बोल दिया है कि x बराबर 0 पे क्या है, 1 है। इसका मतलब x बराबर 0 पे ये 2 इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, बाहर है ये। तो बाहर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हॉलो सर्कल बनाएंगे, लिखेंगे नहीं, हॉलो सर्कल बनाएंगे। अब थोड़ा सा भी मैं ज़्यादा लूँगा, यानी x से थोड़ा सा 0 से ज़्यादा लूँगा तो वैल्यू के वो तो भी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। 2 ले रहा हूँ तो भी 0, 3 ले रहा हूँ तो भी 0, 4 ले रहा हूँ तो भी 0 आ रही है, सॉरी 2। अरे भाई 2 के पास ही तो लेके जा रहा हूँ, 0 कहाँ से आएगा, 0 से बड़ा 1, 1 से भी मतलब सॉरी 0 से फिर जितना भी बड़ा लेते जाऊँगा ऑलवेज वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, ये कहने का मतलब है। लेकिन 0 पे 2 नहीं आ रहा है, 0 पे क्या आ रहा है, 1, यानी 0 पे 2 क्या है, एक्सक्लूडेड है। क्लियर है? तो यानी ग्राफ कुछ ऐसा ही तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब मैं पूरे होल फंक्शन की अगर कंटिन्यूटी यानी इस पूरे ग्राफ को देखूं तो क्या ये पूरा का पूरा ग्राफ कंटिन्यूअस है, नहीं है। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक तो मैं एकदम रफ्तार से 200 की स्पीड से चल सकता हूँ और 0 पे आने के बाद फिर मुझे आगे कहीं रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है ना। यानी इस 1 तक आ गया तो ठीक है, अब इसके आगे कोई रास्ता है नहीं। कितने लोग कहेंगे काहे नहीं रास्ता है, यहाँ से पकड़ेंगे ऐसे जाएंगे फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ऐसे गलती से भी मिस्टेक मत करिएगा, ग्राफ हमेशा किसके थ्रू चल रहा होगा, ऐसे थोड़ी ना चलता है। ये तो आप एक्सिस पे चलेगा और कोई पॉइंट दिया है क्या वो एक्सिस पे, कोई पॉइंट नहीं है जो हमारे ग्राफ से रिलेटेड है। मेरा ग्राफ ये है और ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक 200 की स्पीड से जाऊँगा, फिर यहाँ पे रुक जाऊँगा और यहाँ से रुकने के बाद फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्कर उठाना पड़ेगा। और एक ग्राफ के अंदर अगर मुझे मार्कर उठाना पड़ रहा है तो दैट मीन्स ये कैसा ग्राफ है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है ना। तो ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। यानी एक फंक्शन का ग्राफ आप बना रहे हो और ग्राफ बनाते वक्त क्या होना चाहिए कि वो ग्राफ कहीं से भी टूटना नहीं चाहिए। अगर कहीं से भी टूट गया तो इसका मतलब वो पूरा होल ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। और ये जो फंक्शन आप देख रहे हो पीस वाइज फंक्शन है तो 100% डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। कुछ जगहों पे क्या होगा, ये कंटिन्यूअस, जैसे कि एक स्पेशल रिस्ट्रिक्शन के अंदर ये स्पेशल कंटिन्यूटी दिखाएगा, ठीक है। लेकिन जो ही रिस्ट्रिक्शन चेंज, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। और जिस पॉइंट पे ध्यान देना, जिस पॉइंट से रिस्ट्रिक्शंस बदल रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे सब 0 पे बदला है, इसका मतलब 0 पे ही डिसकंटिन्यूटी है। इसी को हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ग्राफ यहाँ पे क्या हो जाता है, टूट जाता है। आई बात समझ में? तो यानी अगर आप ना देखें इस पूरे को, अगर ना बनाए आप, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि इसमें ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है, ब्रेकिंग पॉइंट है 0, और 0 है इसका मतलब क्या है, यही हमारा ग्राफ का तोड़ने वाला पॉइंट है। यानी हमारे ग्राफ को यही तोड़ेगा, यहीं पे हमारा ग्राफ आके डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि जीरो के ऐसे भी समझ लो, अगर आप सिंपल वे में समझो, जैसा कि हम लोगों ने रूल फॉलो किया था। क्या रूल फॉलो किया था? क्या है कंटिन्यूटी का रूल? कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूटी? तो हम कंटिन्यूटी ऐसे चेक करते हैं कि सर फंक्शन की वैल्यू हम जीरो डालते हैं, ऐसे समझो, फंक्शन की वैल्यू जीरो, तो यानी एफ एक्स में निकालूंगा, और एफ एक्स कब निकालूंगा? एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे निकालूंगा। तो जब मैं फंक्शन के अंदर x इज इक्वल टू जीरो पे देखूंगा तो मेरा फंक्शन क्या है? तो सर जीरो पे मेरा फंक्शन है 1, है कि नहीं है? अगर मैं x बराबर जीरो पे, ऐसे फिर से थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, x बराबर अगर जीरो है तो मेरा फंक्शन क्या होगा? तब मेरा फंक्शन जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, जब मैं x इज इक्वल टू जीरो पॉजिटिव ले रहा हूँ, जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं RHL। ठीक है, तो अगर मैं RHL ले रहा हूँ यानी जीरो से बड़ा ले रहा हूँ, तो जीरो से बड़े पे मेरा फंक्शन क्या है? वो तो 2 है। फिर मैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी सर कि यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू जीरो से थोड़ा सा कम, तो अगर मैं x जीरो से थोड़ा सा कम लूँगा तो वैल्यू क्या आएगी? ध्यान से देखो, जीरो से कम पे क्या आ रही है? 1 आ रही है, तब मेरा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? वो 1 हो जाएगा। अब क्या नज़र आ रहा है? ये नज़र आ रहा है कि एफ एक्स अगर मैं चेक करूँ LHL और RHL, तो क्या नज़र आ रहा है? सर एफ एक्स और LHL तो बराबर हैं, लेकिन RHL बराबर नहीं है। आइए समझे, यानी LHL और RHL बराबर नहीं है और फंक्शन भी इनके बराबर नहीं है, केवल एफ एक्स और LHL बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या है? एट जीरो पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट जीरो। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है जीरो पे। ये आपका ग्राफिकल तरीका है और ये आपका मैथमेटिकल तरीका है। आप इधर से मैथमेटिक्स को लगा के काम करा सकते हो अगर आप ग्राफ बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो, और अगर आप ग्राफ बनाने में इंटरेस्टेड हो तो इसको मत लगाओ, ऐसे कर लो। ठीक है, दोनों प्रोसीजर आपके हाथ में है, तरीका आपके हाथ में है। ठीक है, तो दो तरीके से हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, ये दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं जिससे और अच्छा लगे आपको। अच्छा अनुभूति होना ज़रूरी है, तभी आप क्या कर पाएंगे? क्वेश्चन को फील करके कर पाएंगे, अदरवाइज आप फंस जाएंगे तो फिर फंसे ही रह जाएंगे, है? और मैथ के अंदर है क्या? मैथ के अंदर फीलिंग्स ही हैं। जो मैथ की फीलिंग समझ लिया फिर मैथ से उसको डर नहीं लगेगा, अदरवाइज फिर आप नहीं समझेंगे तो बहुत रूल आता है मैथ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास लिखा गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ x is greater than or equal to 0 and x if x is less than 0। ठीक है, समझ में आ रही बात? x यहाँ पे क्या है? माइनस एक्स है। अगर हमारा जो x है वो 0 या 0 के बराबर है, सॉरी 0 या 0 से बड़ा है, और x है कब? जब मेरा 0 से छोटा है। ऐसे कैसे सर? माइनस तभी आ सकता है जब क्या हो? छोटा हो। आएगा समझ में? और बड़ा कब हो सकता है? भाई यहाँ पे देखो माइनस में आ रहा है ना, तो निगेटिव है। पुनः आपसे बताऊंगा कि मेरी क्लासेस में बहुत सारी मिस्टेक हो गई, स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ। इसका कारण क्या है कि मुझे लगता है कि मिस्टेक ही लर्निंग का सबसे बेस्ट वे है। मिस्टेक्स इज द बेस्ट वे टू लर्निंग। ठीक है, अगर आप गलतियां करेंगे तो उन्हीं से आप सीख सकते हो। सिर्फ सीखते जा रहे हो, सोच रहे हो बिना गलती के आप सीख लो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तब आप सही तरीके से सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो कि बड़े से बड़े मैथमेटिशियन, बड़े से बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया था? पहले मिस्टेक्स की थी। अगर वो गलतियाँ नहीं करेंगे तो फिर सीख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो गलतियाँ नहीं कर पाएंगे तो फिर उनको पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर कमियाँ क्या हैं, नया रास्ता क्या है। आपके पास प्रॉब्लम आती है तब आपके पास सल्यूशन आता है, तब आपका माइंड चलता है, तब आप चीज़ें सोच पाते हो। अगर आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप सल्यूशन नहीं ढूंढोगे, सल्यूशन नहीं ढूंढोगे तो दैट मीन्स आप कभी नए रास्ते पे जा ही नहीं सकते। है समझ में? और मिस्टेक हमको क्यों सिखाती हैं, मतलब कैसे ये हमारे लिए बेस्ट तरीका है? क्योंकि मिस्टेक्स से हमको, हमारा जो माइंड है इस मिस्टेक को हमेशा रिमेंबर यानी याद करने का प्रोसेस आसानी से पकड़ लेता है। अगर आप सिर्फ सीख रहे हो, सिर्फ लर्निंग कर रहे हो और आपसे कोई गलती नहीं हो रही है, तो फिर नया क्या हो रहा है? कुछ नया हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब नया होगा नहीं तो फिर मज़ा कहाँ से आएगा?
माइंड क्या चाहता है? माइंड हमेशा ऐसी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है जिनमें कोई क्या हो, सस्पेंस हो, कोई ट्विस्ट हो। बिना ट्विस्ट के मज़ा माइंड को भी नहीं आता है। सीधा सीधा सब नहीं रखेगा, आपको लगेगा सब समझ में आ गया, फिर 4 दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने मिस्टेक की है तो आप इतनी जल्दी नहीं भूलोगे। आएगा समझ में? वही चीज़ है। ये सेम टू सेम प्रोसेस है वैक्सीनेशन का। वैसे वैक्सीनेशन में क्या होता है कि भाई सिखाया जाता है एंटीबॉडी को कि कैसे लड़ना है। आएगा समझे? भले नया वाला नहीं आया है। अब मान लो सपोज कर लो कि हम उसको नहीं लर्निंग दे रहे हैं, अगर उसको बीमारियां नहीं पता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी हमारी पूरे अच्छे तरीके से हेल्दी है मतलब हमारी एंटीबॉडी के अंदर हम कह रहे हैं कि नहीं वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन में क्या होता है कि हम लोग वायरस या बैक्टीरिया को ही अंदर भेजते हैं ताकि हमारी एंटीबॉडी उनको पहचान पाए। अब पहचान कराते हैं फिर ताकि जब असली वाली आए बैक्टीरिया और वायरस तो वो एंटीबॉडी क्या कर पाए, मार पाए। तो ट्विस्ट देना पड़ता है ना भाई, ताकि एंटीबॉडी एक्टिव रहे। आएगा समझ में? और अगर आप ट्विस्ट नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं किसी भी टाइप का, तो आपकी एंटीबॉडी पहचान ही नहीं पाएगी, तो कोई नया आएगा और मार के चला जाएगा। आपको लगेगा आपकी बॉडी हेल्दी है लेकिन ख़त्म हो रहे हैं आप अंदर से। चलिए देखिएगा यहाँ पे कि क्या है, -x होगा जब मेरा x निगेटिव होगा या 0 के बराबर होगा। दैट मीन्स अगर x 0 से छोटा है या उसके बराबर है तो -x, और यदि x 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव x। ठीक है, अब इसका भी ग्राफ आप बना सकते हो, यस और नो? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले मैं मैथमेटिकल प्रोसीजर लगाता हूँ और फिर देखता हूँ। ठीक है, चलो अगर मैं मैथमेटिकल प्रोसीजर लगाऊंगा तो क्या होगा, x = 0 पे पहले चेक करूंगा। x = 0 पे फंक्शन चेक करता हूँ मैं, तो क्या मिलेगा, x = 0 पे मुझे क्या मिल रहा है, -x मिल रहा है। और फिर मैं क्या निकालूंगा, ये तो मिल गया। अब मुझे LHL निकालना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x बराबर 0 पे 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा कम, तो तब मैं फंक्शन को देखूंगा। तो जब मैं 0 से थोड़ा सा कम जा रहा हूँ यानी 0 से कम हूँ तो भी मुझे कितना मिल रहा है, -x। सिंपल है। RHL देखूंगा तो RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, यानी x = 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, और 0 से थोड़ा सा भी बड़ा जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो अभी मैं देखूं तो क्या नज़र आ रहा है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि मैं अगर fx देखूं सर @0 और फिर मैं इसका LHL देखूं फिर इसका RHL देखूं, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि fx और LHL क्या है, बराबर हैं, लेकिन LHL और RHL आपस में बराबर नहीं है। देख लीजिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -x, इसकी भी -x और इसकी क्या आ गई, x, तो बराबर है। कैसा फंक्शन है भाई ये, गिवन फंक्शन इज discontinuous at x बराबर 0। x बराबर 0 ही था ना, तो x बराबर 0 पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है। भाई 0 पे ही तो कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो ये सब, है ना। तो यानी x बराबर 0 पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है। अब ग्राफ बनाना हो तो बना लेंगे, बहुत ईजी है ग्राफ बनाना, है ना, सिंपल है, तो काम हो जाएगा, हाँ या ना। बिल्कुल, ग्राफ आप यहाँ से बना के इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो दिया गया फलन जो है वो क्या है, असतत है x बराबर 0 बिंदु पर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना किसका, पीसवाइज फंक्शन का आ चुका है। अलजेब्रिक फंक्शन के तो आप मास्टर हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपसे पूछना ही नहीं है। ठीक है, तो आपको आई थिंक क्वेश्चन का आइडिया हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर रहा हूँ जिसको आपको स्वयं करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको करके ट्राई करिए, फिर आप एक्सरसाइज के अंदर एंट्री मारिए और फटाफट करते जाइएगा। चलिए देखिएगा, ये आपके सामने 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 क्वेश्चन को आप प्रयास करिएगा करने के लिए, और इन 5 क्वेश्चन को मैंने इसी पे बेस्ड किया हुआ है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कुछ भी आपके सामने ऐसा नहीं रखा है जिसको आप करिए और आपके लिए आश्चर्यजनक चीज़ें, मतलब आपके सामने आश्चर्यजनक चीज़ें नज़र आएँ। तो मैंने पूरा प्रयास किया कि इन 5 क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ नया ना मिल के वही चीज़ें मिले जो आप अभी जस्ट समझे हो। ठीक है, तो आप इन 5 क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, और जो भी डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। चाहे आप ये वीडियो आज देखें चाहे 10 साल बाद देखें, जब भी देखिएगा डाउट आएगा कमेंट करिएगा, आंसर तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।